हेलो सिद्धार्थ। हेलो। सिद्धार्थ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी। तो सिद्धार्थ, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। ठीक ठीक ठीक। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल लीगल भूत में। और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज यहाँ आपको इसलिए बुलाया गया है कि जिससे कि आप अपने सामने जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की, जिस तरह से आपको महिला कानूनों से प्रताड़ित किया जा रहा है आपकी सो कॉल्ड वाइफ के द्वारा, और आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर पाएँ और हमारे सभी भाइयों को मोटिवेट कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ भाई, बताइए थोड़ा आपके बारे में। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी 6 जून 2018। ठीक है। तो उसके बाद क्या रहा? उसके बाद मेरा शुरू में तो थोड़े टाइम तक सब चीजें ठीक चलती रही, बट फिर धीरे हम्म, धीरे शी स्टार्टिंग प्रेशराइज मी टू गेट सेपरेट फ्रॉम माय पेरेंट्स फॉर नो हम्म। रीजन। ओके ओके, तो क्या एंड कहना देन क्या था उनका? उसका कहना ये था कि अपने पेरेंट्स से अलग रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके पेरेंट्स के साथ रहना। लेकिन क्या उनके भाई जो हैं, उनके भाई हैं, वो इकलौती थी या उनके कितने सिबलिंग्स हैं? उसका एक भाई है। ओके ओके, तो क्या उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाला हुआ है? नहीं, उसका जब तक एक्चुअली क्या था कि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम तक हर ब्रदर वॉज नॉट मैरिड, ओके तो ओके वो शायद इन चीजों को समझ भी नहीं पाता। ओके ओके। तो ठीक है। तो तो फिर आगे क्या क्या रहा? जब उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा ये सुनने के बाद? उसके बाद तक थोड़े टाइम तक मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है बचपना है, सब ठीक हो जाएगा बाय द टाइम। फिर जब हम्म धीरे धीरे चीजें मतलब और ज्यादा वर्स्ट होना शुरू हो गई, वो जरा जरा सी बातों पे लड़ना और हर चीज में कि मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम्हें और तुम्हारे घर हम्म वालों को फंसा दूंगी हम्म और सबके सब जेल में जाओगे, इस हम्म। तरीके की बातें करने लगी वो। और ठीक है। बात बात में मतलब कि पुलिस की धमकी देना कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी, कंप्लेन कर दूंगी आप लोगों की, तो बहुत भारी हम्म पड़ जाएगा, अभी भी मान जाओ मेरी बात तो फायदे में ही रहोगे। हम्म फिर भी मैंने इग्नोर करना शुरू किया। फिर एक दिन उसने जरा सी बात पे झगड़ा हुआ, तो उसने अपने हम्म। फादर और भाई को बुला लिया घर पे। ठीक है तब यहाँ ठीक है। से असली असली ड्रामा शुरू हुआ। तो उसके जब फादर और हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। फिर उसके फादर और भाई ने क्या नाम है, उसने अपने फादर और भाई के कहने पे खुद ही थाने चली गई और हम्म जाके कंप्लेंट लिख के देने लगी कि भाई मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते हैं, मेरा पति हम्म मेरे ससुराल वालों के साथ मुझे मारता पीटता है। और उसने हम्म। घर से निकलने से पहले अपने हाथ में खुद ही कट बना लिए, ये दिखाने के लिए कि मैंने उसका मर्डर करने की कोशिश की है। अरे अरे अरे! तो उस टाइम पे तो आप बहुत डर गए होंगे, आप और आपका परिवार। हाँ, अब शुरू शुरू में तो होता ही है ना भाई, थोड़ा सा कि मतलब कोई नई नई चीजें होती हैं और जो हम्म एक्सपेक्टेड भी नहीं होता स्पेशली। अगर एक चीज कोई एक्सपेक्टेड होती है तो समझ में आता है कि चलो बंदा उस चीज का प्रिकॉशन पहले ही लेके रखता है, लेकिन वो हम्म। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल होता है ऐसा। और जब जो काम आपने ना किया हो, जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, और इस तरह के अगर भयानक गंदे आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, तो किसी को भी मतलब मेंटली वो हैरेस हो जाता है। और उस टाइम पे आपकी सिचुएशन ये रही होगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं, किससे हाँ, सलाह लूं। तो उस टाइम पे फिर आपने क्या किया? करेक्ट। उस टाइम पे फिर मैंने सिचुएशन को थोड़ा सा कामली हैंडल किया, मैंने फिर भी उसे समझाने की कोशिश करी, बट हम्म वो मानने को ही तैयार नहीं थी कुछ भी। तो फिर फाइनली मैंने सोच लिया कि अब होगा तो देखा ही जाएगा, हम्म। बिकॉज घर वालों से अलग होना वो चॉइस नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही भी बात है ये कि जिन माँ-बाप ने आपको अपने बचपन में अपनी सैक्रिफाइसेज़ करके अपनी इच्छाओं का आपको पाला, इतने प्यार प्यार से बड़ा किया, आपका लालन-पालन किया, और अब उनसे आपको अलग किया जाए जब आपको उनकी ज़रूरत है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर करेक्ट। एकदम से जब इस तरह की ये अनुचित माँग उनकी तरफ से रखी गई, तो तब आपका रिएक्शन क्या था? मतलब आपने उन्हें समझाने की कोशिश करी? किस तरह से आपने उन्हें समझाया? नहीं, आई वाज सरप्राइज बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कभी उसे मतलब, एक होता है ना कि मतलब हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं कि तू कह के बात करना। तो आई वाज हुँ, क्वाइट सरप्राइज कि मेरे पेरेंट्स ने कभी इससे तू कह के बात नहीं करी कभी। तो हुँ, हाउ हुँ, शी कैन रिएक्ट लाइक दिस और हाउ शी कैन बिहेव लाइक दिस। तो फिर मैंने हर तरीके से कोशिश की, मैंने उसके फादर से भी बात की इस बारे में कि आपकी बेटी इस तरीके से बिहेव कर रही है। हुँ, तो हुँ। उसके फादर का कहना था कि अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो आपको अपनी वाइफ की बात माननी चाहिए, रादर देन अच्छा, योर तो उन पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहेंगे। ओके, ओके। तो उन्होंने भी मतलब उसकी इस डिमांड को उन्होंने भी एकदम सही करार दे दिया, है ना? हाँ, करेक्ट।
ठीक है, तो जब आपने उसके बाकी रिलेटिव से और अपने रिश्तेदारों से, या फिर क्या ये अरेंज मैरिज थी या फिर ये लव मैरिज थी? हाँ, नहीं नहीं, इट वाज अरेंज। ओके ओके, तो अरेंज मैरिज जब ये थी तो आपने जो बीच में या रिश्तेदार रहे होंगे या मीडिएटर रहे होंगे, उनसे इस तरह की डिमांड जो वो रख रही थी आपके सामने, और इस तरह की आपको धमकियां दे रही थी जेल पहुंचाने की, आत्महत्या करने की, या आप लोगों को झूठे दहेज के केस में फंसाने की, तो उस टाइम पे आपने उनसे बात की तो उन सबका रिएक्शन आपके लिए क्या था? उसके रिश्तेदारों का भी यही कहना था कि इट वुड बी गुड इफ आई गेट अग्री ऑन हर डिमांड, जस्ट बिकॉज लॉ ऐसा है कि अगर वो कोई कंप्लेंट कर दे तो आई विल हैव टू सफर। और उस टाइम पे क्या आप इस तरह के दहेज कानून और ये जो महिला के हित में जो कानून है, महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, इन सब कानूनों के दुरुपयोग के बारे में या फिर सदुपयोग के बारे में आप जानते थे? हाँ, मैंने जब मेरे साथ ये चीजें शुरू हुई, पहली चीज तो जब तक मेरे साथ ये सब नहीं हुआ था तब तक, वो एक कहावत है ना कि जब तक खुद के चोट नहीं लगती तब तक दर्द नहीं होता। जी जी जी। तो जब मुझे कुछ भी नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में, तो हम्म जब मैंने मतलब थोड़ा सा गूगल पे स्टडी करना शुरू किया, व्हाट इज दिस हम्म ऑल अबाउट जॉरी एक्ट एंड ऑल, जैसे वो बोलती थी कि मैं हम्म वो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, मेरे हिसाब से तो जॉरी एक्ट बोलते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसे वो दहेज उत्पीड़न कानून करके कुछ बोलते हैं। तो जब हम्म उसने ये सब बोलना शुरू किया तो मैंने फिर गूगल सर्च करना शुरू किया कि एक्चुअली ये होता क्या है। हम्म। तब मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ टैक्टिक टू हरास समवन। बिकॉज ओके। मैंने वहां पे जब पढ़ना शुरू किया तो वहां पे हम्म मेरे को समझ आया कि everyone is aware about false cases like a judge who's sitting in the courtroom, and we can say like if you will search you will find more than thousand of, or maybe we can say that lakhs of family who are suffering from these laws. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आज उन्हीं में आप भी एक हैं, आपके ऊपर भी वही दर्द बीत रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आपकी उसी कंप्लेंट की तरफ। तो उस कंप्लेंट की कुछ लाइंस अगर आपको याद हो, मुझे तो लगता है कि आजकल वो लाइंस आपके दिमाग में ही घूमती रहती होंगी। तो किस ईयर में उन्होंने ऐसा किया और आज कितने साल हो गए हैं, उस कंप्लेंट की कुछ लाइंस आप हमें बता सकते हैं? हाँ, उस कंप्लेंट की बेसिक लाइन यही थी कि मेरे फादर ने मेरी शादी में इतना पैसा खर्च किया, उसके बावजूद मेरे ससुराल कितना वाले कितना पैसा उन्होंने लिखा? उन्होंने लिखा था कि मेरे फादर ने मेरी शादी में 50 लाख रुपया खर्च किया, उसके बावजूद मेरे ससुराल वाले, मेरे सास ससुर ननद कोई भी दिए हुए दहेज से खुश नहीं था। ओके। और उन लोगों का बात बात पे ताने मारना, मारपीट करना, प्रताड़ित करना। तो ये सब एक स्टैंडर्ड लाइन थी कि मुझे मतलब मारपीट से प्रताड़ित किया गया। इस तारीख को मैंने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश करी लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई। और हम्म उसके बाद में फिर मेरे साथ मारपीट हुई और मारपीट करके मुझे मेरे भाई के घर बुरी हालत में, जख्मी हालत में छोड़कर चले गए। मतलब मेरे भाई के ऊपर रेप के चार्जेस, मेरे फादर पे मोलेस्टेशन के चार्जेस, जबकि ओके। मेरे फादर उसके फादर की एज के थे तो उनके ऊपर भी उसने रेप के मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए। मेरा भाई हम्म गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, उसके ऊपर उसने रेप के चार्जेस लगा दिए। तो उसके बाद में अब आज की डेट में वो तैयारी भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो कहीं भी अप्लाई करेगा तो सबसे पहले उसका जब बैकग्राउंड चेक होगा तो उसमें ही एफआईआर निकल के आती है। ओके ओके। और तो उसके बाद मेरे पूरे परिवार की बदनामी हुई। मैं अपने फादर के साथ कोर्ट गया तो वहां पे उसके रिश्तेदारों ने मारने की कोशिश करी। हम्म। तो उसके बाद मैंने वहां पे कंप्लेंट भी करने की कोशिश की पुलिस में, तो उन लोगों ने कंप्लेंट नहीं दी। ओके, तो अभी आपका भाई क्या कर रहा है, कैसी सिचुएशन में है वो? अभी मेरा भाई बहुत ज्यादा, मैं और मेरा भाई दोनों ही हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। और वो फिलहाल अब प्राइवेट जॉब ही कर रहा है। यानी उसने तो कुछ किया भी नहीं, और बस उसे तो इस चीज का की सजा मिल रही है कि उसके भाई ने शादी की। करेक्ट। तो यही हाल है आजकल सभी का। एक बेचारा लड़का जो अपने करियर को आगे बहुत सारे सपने वो संजो के बैठा था और इतनी मेहनत से वो पढ़ाई कर रहा था, आज उसके जीवन को एकदम से पलट दिया गया सिर्फ एक झूठे इल्जाम में। और जेन्युइनली उन्होंने कितना खर्चा किया था शादी में? जेनुअनली उन्होंने करा था समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख। ओके, और आपका कितना हुआ था? मेरा हुआ था अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाख। तो आप मतलब सेम पेज पे ही थे, और उसके बाद उन्होंने एकदम से अपने 50 लाख रुपए लिखवा दिए। देखो, आप तो अब समझ गए होंगे, और यहाँ पर सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे इन सब कानूनों से प्रताड़ित हैं, वो सब लोग समझते होंगे कि इस तरह के जो अमाउंट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है जिससे कि
मनी एक्सटॉर्शन कर सकें सिर्फ इन कानूनों का डर दिखाकर, जेल भेजने का डर दिखाकर। और हमेशा एक लाइन ही इनकी तरफ से कही जाती है, कानून सारे हमारे पक्ष में है और हम देखते हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, या तो हमारी नाजायज या जायज सभी डिमांड्स को पूरा कर, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सभी इसी तरीके की धमकियां आपको भी दी गई होंगी। हाँ सर, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। हम्म। तो ठीक है, उसके बाद से जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई, तो उसके बाद से पुलिस का इस पे क्या रिएक्शन था, तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइए, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख सकें कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट की जाती है तो पुलिस का क्या रिएक्शन रहता है और आगे की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके हिसाब से काउंसलिंग होनी चाहिए, मतलब दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास। लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स में आज भी यही फॉलो हो रहा है कि मतलब अनुचित अगर किसी पे दबाव बनाना है तो डायरेक्ट एफआईआर भी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे जो गाइडलाइंस थे वो 2013 में अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे। लेकिन उसके बाद भी ये सभी जो डायरेक्शंस हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिए गए हैं कि सबसे पहले मीडिएशन की तरफ देखना चाहिए, उन सभी स्टैंडर्ड्स को आज भी तोड़ा जा रहा है। और इस तरह से पुलिस और इन सभी लोगों के द्वारा इन कानूनों का दुरुपयोग आज भी किया जा रहा है, जिसका आप भी शिकार हुए हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ। और उसके बाद में जब जैसे ही मेरे नाम पे एफआईआर हुई थी, उसके बाद में मेरे पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया वहां पे। तो मुझे सबसे पहले तो यही डर था कि वो लोग मैं जाऊं और ऐसा ना हो कि मुझे गिरफ्तार कर ले वहीं पे। तो फिर मैंने एक दो लॉयर से डिस्कस किया, तब मुझे पता चला कि कोई भी अपराध जो कि 7 साल से कम की श्रेणी में आता है उसमें 41A नोटिस का कंप्लाइज करना जरूरी है। और सेकंड थिंग कि पुलिस वाले भी डायरेक्ट आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, एज पर गाइडलाइंस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बिहार सॉरी। लेकिन फिर भी आज भी ये हो रहा है यूपी और कुछ अलग स्टेट में लाइक यूपी बिहार जो थोड़ा सा पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पे आज भी यही प्रैक्टिस फॉलो हो रही है कि पुलिस वाले इलीगल तरीके से गिरफ्तार भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ सिद्धार्थ। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस वाले से बहुत ही पोलाइटली एक रिक्वेस्ट की कि सर ठीक है मैं आ जाता हूँ आपसे मिलने, आप मेरे को 41A का नोटिस प्रोवाइड कर दो। तो अब या तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आई वाज लकी इनफ कि पुलिस वाले ने मेरी बात सुन ली और उसने मुझे पोलाइटली व्हाट्सएप पे ही 41A का नोटिस भेज दिया। ठीक है। और जब मैं वहाँ पे 41A का नोटिस मैंने अपने लॉयर को दिखाया, डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब तुम जा सकते हो वहाँ पे, वो तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है। फिर लेकिन फिर भी मैंने सेफर साइड के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि मेरा केस यूपी में है तो वहाँ का जुडिक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट लगता है, तो फिर भी मैंने सेफर साइड के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाल दी, जिससे कि मुझे स्टे ऑन अरेस्ट मिल गया। ठीक है। और उसके बाद में मैं पुलिस वाले से जब हाँ जी ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जैसे ही पुलिस वाले से मिलने गया तो पुलिस वाला सीधे ही नेगोशिएशन के मूड में बैठा था। उसने जाते ही मुझे बोला कि भैया आपस में बैठ के समझौता कर लो, और पता हमें भी है कि सारा मामला फर्जी है, लेकिन सारे कानून महिलाओं के पक्ष में है तो हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आपकी मदद। ठीक है। कौन सी धाराएं इसमें लगाई गई थी आप बता सकते हैं। हाँ, मेरे ऊपर लगाया गया था 498A, 323, 504, 506 और ड्यूरी प्रोविजन एक्ट 3/4। ठीक है। और अभी जो विवाद आप दोनों लोगों के बीच में था उसमें आपके परिवारजनों को भी घसीटा गया और उनके नाम भी इसमें लिखवाए गए होंगे। हाँ जी, उसमें मेरे मम्मी पापा भाई बहन जीजा जी सबका नाम लिखवा दिया गया। अच्छा। और जबकि आप दोनों अलग रहते थे आपने बताया। हाँ जी, मैं और मेरी वाइफ दोनों पहले पेरेंट्स के साथ रहते थे, लेकिन जब उसकी ये डिमांड बढ़ती गई कि घर से अलग रह लो तो मैंने घर से भी अलग रहना शुरू कर दिया। ओके। ठीक है। तो फिर जब आपको स्टे ऑन अरेस्ट मिल गया तो उसके बाद से फिर पुलिस वाले ने आपकी मीडिएशन कराई, तो तब आपकी पत्नी का वहां पर क्या कहना था, अब वो क्या चाहती थी। मेरी पत्नी का सीधे ये कहना था कि ये रिटर्न कंप्लेंट मतलब ये रिटर्न में मुझसे माफी मांगे, मैं तब इनके साथ रहूंगी, अदरवाइज कि मैं उसके साथ कभी मारपीट नहीं करूंगा, जैसे वो चाहेगी उसे वैसे रखूंगा, अपने पेरेंट्स से कोई संबंध नहीं रखूंगा। तो मतलब वो सारी डिमांड अनरीजनेबल थी, तो मैंने वो कुछ सारी डिमांड मानने से मना कर दी। ठीक है, आपने यहाँ पर बहुत ही
सही काम किया और अपने ऊपर जो लगाए गए आपके आरोप थे उनसे आपने एकदम से डिनाई कर दिया। लेकिन कुछ भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और पुलिस के का डर उनको दिखाया जाता है, गिरफ्तारी का डर उनको दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो इन सभी सिचुएशंस के सामने सरेंडर कर देते हैं और सामने वाले की सारी डिमांड्स पूरी कर देते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें कि लड़का माफ़ी भी माँगता है, उसके परिवार वाले भी माफ़ी माँगते हैं और उसकी मनचाही सारी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं और अगर उसके द्वारा कुछ पैसे की डिमांड रखी जाती है तो वो भी पूरी करते हैं। और इन सभी कारणों से ही ऐसी महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हुँ, हुँ। यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। जी, जी। यहाँ पे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि पुलिस वाला आपको डरा सकता है लेकिन आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, अब यहाँ पर ही काम आता है कि अगर आपको लीगल की नॉलेज है, आप लॉ को अच्छे से जानते हैं और तो यहाँ पर आपको पुलिस या कोई भी ऐसा अधिकारी आपके डर का फ़ायदा नहीं उठा सकता है और आपके साथ वही हुआ। क्योंकि आप जानते थे, आपने कुछ इंटरनेट पे सर्च कर लिया था, कुछ वकीलों से आप मिल लिए थे, जिन्होंने आपको इस संदर्भ में पूरा समझा दिया, सिखा दिया और कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता चल गई कि आपके राइट्स हैं और पुलिस के राइट्स हैं। तो ऐसा सभी के केसेज़ में होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस तरीके के दुरुपयोग से आप सभी लोग बच पाएँगे। तो ठीक है, सिद्धार्थ जी, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सब लोगों को कि हुँ, हुँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाला भी हमारी तरह ही इंसान है। आप उससे बहुत बढ़िया। पोलाइटली अपनी बात रखो हुँ, हुँ। और सब कुछ मैनेज हो जाता है। हुँ, हुँ, अब हुँ। उसके बाद में जब पुलिस वाले को दिख गया कि मतलब कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि समझौता हो जाएगा दोनों में, तो हाँ, हाँ। पुलिस वाले ने मुझे दोबारा से कॉल किया, मुझे बुलाया थाने में वापस। हाँ, और हाँ। उसके बाद में अब यहाँ पे देखा जाए तो कि उसने डायरेक्ट मुझसे बोला कि हमें भी पता है ये मामला झूठा है, लेकिन हमें चार्जशीट लगानी ही पड़ेगी इसमें, हुँ। क्योंकि वरना अगर कल को आपकी पत्नी ने हमारी आगे कंप्लेंट कर दी तो हमारी नौकरी पे आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने पुलिस वाले को बोला, मैंने कहा ठीक है सर, आपको जैसे ठीक लगता है आप फिर आगे बढ़िए, जो कानून है ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में तो मैंने बोला, मैंने कहा जब उन्होंने बोला मुझे कि करना क्या है आप बता दो, तो आई वाज लाइक कि हाउ कैन आई टेल हिम, हुँ, हुँ। बिकॉज़ मुझे थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज थी बट उतना भी ज्यादा नहीं थी कि आई कैन डायरेक्ट अ पुलिस ऑफिसर टू डू एनीथिंग एज पर माय विश। हुँ, हुँ, हुँ। तो देन फिर पुलिस वाले का मैंने कहा सर ठीक है, मैं एक बार अपने वकील साहब से डिस्कस करके आई विल लेट यू नो। तो इस तरह की जाँच की जाती है ना? हाँ, और इवन जांच में कहते तो है कि जहाँ पे जो अगर आप लॉ के हिसाब से बात करते हो तो लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि यू हैव पुलिस पुलिस पर्सन हैज टू इन्वेस्टिगेट द मैटर वेयर द क्राइम हैज कमिटेड। हुँ, हुँ। तो इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्राइम कमिट हुआ होता है आपके घर में, हुँ, यानी हुँ। कि लड़की के ससुराल में। हाँ। लेकिन पुलिस वाला कभी भी वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आता। वो आपको अपने थाने में ही बिठाएगा, आपसे आपके घर का नक्शा टाइप से मैप बनवा लेगा हुँ, हुँ। और कहेगा कि क्या नाम है, अपने एक दो पड़ोसियों के साइन करा के लाके दे दो, ये डॉक्यूमेंट लाके दे दो, बस मैं चार्जशीट लगा दूंगा। ओके, ओके। ठीक है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद अब आपका केस कोर्ट में चल रहा है। हाँ जी। तो कितने साल इसको हो गए हैं अभी? एफआईआर आपका किस ईयर में हुआ था? सर मेरी एफआईआर हुई थी समवेयर अराउंड जून 2020 में। ओके, ओके। तो आप जनरली 2018 से आप 2020 तक आप और साथ सर यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर हाँ, आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ के हिसाब से पुलिस वाले को चार्जशीट लगाने का जो टाइमलाइन होता है वो 6 हुँ, मंथ्स हुँ। होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर, सॉरी 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर। एग्ज़ैक्टली। बट मेरे केस में 1.2 इयर्स बाद चार्जशीट लगी। ओके, ओके। और उसके बाद में भी, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे ही मेरी चार्जशीट लगी तो फिर भी उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि कहीं मेरे को जेल ना जाना पड़ जाए या मजिस्ट्रेट मुझे जेल ना भेज दे। तो हुँ, मैंने हुँ। फिर एक दो लॉयर से बात की, अपने लॉयर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप सीधे जाके नीचे ही बेल ले लो, नीचे मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, ठीक है। मैंने वहां पे जाके सीधे सीधे बेल लगाई और अराउंड मतलब एक दिन पूरा मेरा वहां पे वेस्ट हुआ कोर्ट में और मुझे जमानत मिल गई नीचे से। ओके, ओके। तो सिद्धार्थ, अभी तक आपके कितने पैसे इस पूरे सीन में खर्च हो चुके हैं? अगर मैं देखो पूरे 3 साल, बिकॉज जून 2020 से एंड वी आर सिटिंग ऑन अप्रैल 2023, so हुँ, it's हुँ। almost close to 3 years. So like I have wasted around 2 to 2.25 in entire case till now. ओके, ओके।
ठीक है, तो अभी कोई मेंटेनेंस के केसेस भी आपके ऊपर चल रहे हैं? हाँ जी, मेंटेनेंस का केस चल रहा है। अच्छा, तो वहाँ पर वो आपसे पैसे भी माँग रही हैं? हाँ, मेरे ऊपर मेंटेनेंस का भी केस चल रहा है, इसके अलावा एक अलग से केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का। यानी कि पूरी गलती उनकी, उनकी डिमांड अगर पूरी नहीं करोगे, तो जाके बैठ जाएँगी अपने घर। अब आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम करेंगी, आपको जेल भी भिजवाएँगी और आपको डाइवोर्स भी नहीं देंगी। तो एग्जैक्टली। आज 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 वो क्या चाहती हैं? आपकी बात होती है उनसे या फिर उनके किसी रिलेटिव से या किसी मीडिएटर से या फिर उनके एडवोकेट से आपकी बात होती है? तो आज की डेट में क्या स्थिति है उनकी तरफ से? आज की डेट में उनकी तरफ से स्थिति ये है कि उसके फादर का कहना है कि या तो हमारी शर्तों पे लड़की को लेके जाओ, वरना हुँ, जेल हुँ। जाने को तैयार हो। मतलब आज भी वो ऐसे ही कहते हैं? हाँ जी। ओके। तो क्या किसी और केस में अभी तक ट्रायल चला है या फिर आपको ज़मानत मिलने के बाद आपने किसी केस में कोर्ट ने आपको सुना या फिर आपकी बात को कोर्ट में कितना सुना जाता है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर देखो, कोर्ट में सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट में जो भी होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। हुँ, हुँ। और सेकंड थिंग, अगर हम आज भी कोर्ट में बात करें तो आज भी हमारे इंडियन जुडिशरी में आई कैन से समवेयर अराउंड 85 टू 90% जजेस जो है वो फीमेल बायस्ड है। ओके। तो वो लोग अगर लड़की कोर्ट में खड़े होकर झूठ भी बोल रही है और आप कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ ला के रख दो कोर्ट में, हुँ, हुँ। स्टिल दे विल से कि भाई लड़की मेंटली परेशान है और गलती से झूठ बोल दिया है। ओके। हुँ, 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 हुँ। और तो वो आज इवन की एक जी, 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 बोलिए। और इवन एक कानून में धारा है 340, सेक्शन 340। हुँ, It हुँ। states that if somebody is lying in the court under oath, हुँ, हुँ। then it's a punishable offense. एग्ज़ैक्टली, But एग्ज़ैक्टली। I would say it's just for the sake of name only. हुँ, लड़कों के हुँ। लिए ये लॉ है ही नहीं। ओके। तो आज की डेट में आपके परिवार की क्या स्थिति है? आपके पेरेंट्स की क्या स्थिति है? और आप अब अपनी आगे लाइफ़ में क्या चाहते हैं? सर देखो, सबसे पहले तो मुझे उस लड़की से छुटकारा चाहिए। ठीक है। और आज की डेट में तो सिचुएशन ये है कि वो कहती है कि मुझे साथ में रहना है, बट हुँ, हुँ। दैट्स नॉट एन ऑप्शन विद मी नाउ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन में लड़की को वापस अपने घर लाना चाहिए? सर देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं लाना चाहिए। ठीक है। बिकॉज आप तो एक चीज सोचो कि जब आपने कभी कुछ किया नहीं उस लड़की के साथ और हुँ, हुँ। उसने आपको मुजरिम बना के खड़ा कर दिया कटघरे में, तो क्या हुँ, वो हुँ। दोबारा ऐसा नहीं कर सकती? इट्स इजी फॉर हर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी जो सामाजिक छवि है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब आपके आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिलेटिव हैं या आपके यार दोस्त जो इस बारे में जानते हैं, उनका क्या रिएक्शन है आपके प्रति? सर सब लोग एक तरह से देखा जाए ना तो आज भी इंडिया चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन आज की डेट में फिर भी सब लोग यही देखते हैं कि भाई ये लड़का है, इसने इस लड़की के साथ गलत ही किया होगा। बिकॉज हुँ, जब तक हमारे ऊपर नहीं गुजरती है तब तक हमें नहीं समझ में आता कि दूसरा वाला किस सिचुएशन से निकला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आगे आप अपनी लाइफ़ में चाहते हैं कि आपको उससे छुटकारा मिले और फिर आप अपनी नए जीवन की तरफ बढ़ें। करेक्ट। और सर लेकिन देखा क्या जाए तो अल्टीमेटली ये गलत चॉइस भी नहीं है। हुँ, 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 हुँ। बिकॉज सबको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आपने कभी म्यूचुअल कंसेंट के बारे में, एक आपसी समझौते से अलग होने के बारे में उनसे कभी बात करके देखी? मैंने काफी बार ट्राई किया, बट उन लोगों का कहना है कि लड़की रहेगी तो तुम्हारे ही साथ रहेगी। आई वाज लाइक अच्छा। कि मतलब क्या पागल लोग हैं यार, कि मतलब मेरे को एक तरफ तो क्रिमिनल बना दिया और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लड़की रहेगी तो तुम्हारे ही साथ रहेगी। व्हाट द हेल इज दिस? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आज भी वो अपनी मनमानी ही कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो उनका तो आज बात भी यही कहना है कि अगर एक बार माफी मांग लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। किस बात की माफ़ी वो चाहते हैं? क्या क्या ऐसा आपने कर दिया है? अरे गलती उनकी, वो आपको गलत तरह से प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, केस वो आप पर झूठे लगा रहे हैं, आपको क्रिमिनल बना रहे हैं, आपकी सामाजिक छवि, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपका जो पूरा जीवन है वो उन्होंने झंझोड़ के रख दिया है। एक इंसान कभी नहीं सोचता है कि मतलब एक शादी करने का इतना बड़ा सज़ा उसको मिलेगी, कि ये सब झूठे केसेज़ में उसको फँसा दिया जाएगा। एक एक बहुत सारे सपने होते हैं एक इंसान के जब वो शादी करता है कि मेरी शादी होगी, परिवार होगा, बच्चे होंगे।
आगे सब एकदम हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह का सब आपके साथ किया भी जा रहा है और अब एक वो अपनी मनमानी भी कानून का डंडा, कानून का डर दिखा के आपको करवा रहे हैं, तो इस तरह से आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आज की डेट में। तो इसमें अगर मैं आपका पॉइंट समझूं, तो आप क्या चाहते हैं कि इनमें क्या सुधार होना चाहिए जिससे कि एक और सिद्धार्थ ये सब ना झेले? सर देखो, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग लॉ शुड बी जेंडर जेंडर न्यूट्रल। हम्म। कि जो गलत है वो है, लेट इट बी अ मैन और लेट इट बी अ वुमन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सिद्धार्थ, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे और आप उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे को अपने चैनल पे इनवाइट किया, जिससे कि मैं अपनी स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, और मेरी तरह कोई और भाई मतलब ये महिला कानूनों से डरे ना और डट के सामना करे उनका। और कभी अगर किसी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप वहां पे अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके आप कोई भी जानकारी फ्री में ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। देखो, मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है इन केसेस से। एवरीवन इन द कोर्ट रूम और पुलिसमैन, everyone knows that these are false cases, हम्म। so they won't do anything against you. I mean, they can do anything against you, but ultimately the thing which I have learned from these cases, everything is manageable. You need not to worry about that. ओके ओके। तो ठीक है सिद्धार्थ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से इन सभी केसेस से बाहर आएं और आपको इन झूठे लोगों के सामने विजय की प्राप्ति हो और आप सच्चाई को जीत दिला पाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you.